नमस्कार। वीडियो की संग में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पीट एग्जाम 2025। पेट का मतलब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, जो कि यूपीटीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो पेट यह है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। पहली बार जो संशोधित रूप से कराया जाएगा 3 साल की वैलिडिटी के साथ। और ये देखें जो नोट्स है समसामयिक घटना चक्र का नोट्स है। इसमें पाठ्यक्रमानुसार संयोजित जो है कलेक्शन दिया गया। इसमें 70 यूपीटीपीएससी अध्यायवार विवाहित हल प्रश्न पत्र हैं, जो कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके सिलेबस को देख लेते हैं जल्दी से। ये देखें इसका सिलेबस जो है 15 टॉपिकों के अंतर्गत कवर किया गया है, जिसमें देखें प्रथम 10 टॉपिक जो है 5-5 नंबर के हैं, यानी 50 नंबर के। और आखिरी के 5 टॉपिक जो है वे 10 नंबर के हैं, यानी 50 नंबर के आखिरी के 5 टॉपिक हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 है, पूर्णांक भी 100 नंबर का है, यानी प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है। और आप इस गलत प्रश्न करते हैं तो पेनाल्टी स्वरूप 1/4 आपके सही नंबर से काट लिया जाएगा, यानी इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। आज का लेक्चर देखें। इस जो टॉपिक दिया गया उसमें ज़्यादा चर्चा ना करते हुए सीधे चलते हैं पॉइंट पर। तो आज का लेक्चर देखें सामान्य हिंदी, कॉमन हिंदी पर आधारित है। इस पर एक महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया पेट संबंधी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत देखें तो कुल मिलाकर टॉपिक कितने दिए गए हैं। कुल मिलाकर 9 टॉपिक इसमें है। सामान्य हिंदी के अंतर्गत देख सकते हैं टॉपिक जिसमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य पद्य में यह 9 टॉपिक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जाहिर सी बात है कि 4 जो टॉपिक को स्किप कर दिया जाएगा इसमें। और कौन सा स्किप होगा यह जो है निर्धारित नहीं होगा, अन्यथा एग्जाम नहीं रह जाएगा। तो 5 जो है इन 9 टॉपिकों के अंतर्गत जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर के लिए, और 4 टॉपिक इसकी स्किप होगी। तो आपको इन 9 टॉपिक को ध्यान देना है। हिंदी के दृष्टिकोण से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट देखें 13वीं टॉपिक है। इसमें अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण होता है, यानी इसमें जो होंगे 2 पैसेज होंगे अपठित पर आधारित, 5-5 नंबर के, यानी 10 नंबर का होगा। तो टोटल हिंदी देखें तो 15 नंबर का हुआ, लेकिन ये अपठित हिंदी गद्यांश है, जो कि इसमें अलग से आपको प्रश्न याद करने की आवश्यकता नहीं है। वो पैसेज में ही होता है, वो पैसेज के आधार पर इसको जो आंसर देना होता है। कल के लेक्चर में हमने इससे विस्तार चर्चा कर लिया है, तो आप कल के लेक्चर देख सकते हैं। आज के लेक्चर सामान्य हिंदी के अंतर्गत इन टॉपिकों को देखते हैं। हालांकि इसमें काफ़ी टॉपिक जो कल के लेक्चर में कवर कर ली गई थी, आज PYQ फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्मेट में सामान्य हिंदी को देखते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न इसमें शुरू करते हैं। इसमें निम्नलिखित में कौन सा संधि विच्छेद सही है, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो इसमें पहला ही सही है, यानी अति प्लस उष्म, यानी अत्युष्म ये सही है। इससे इसके गलत हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें देखें तो भावुक का सही संधि विच्छेद भाव प्लस उक होता है, और अभिषेक का संधि विच्छेद अभि प्लस सेक है। मनोरंजन का संधि विच्छेद मनोधन रंजन है। तो पहला इसमें सही रहा। दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा यह है कि यण स्वर संधि के नियम के अनुसार गुरु प्लस उपदेश का सही संधि विच्छेद रूप क्या होगा। तो दूसरे एक सही से ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ए कोई इसमें सही नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, गुरु प्लस उपदेश का सही रूप क्या है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ गुरु शब्द में रू यानी र प्लस उ, और उसके बाद उपदेश का उ है। चूंकि उ के बाद उ ही आ रहा है, जो कि समान स्वर है, इसलिए यहाँ यण संधि का नियम लागू नहीं होगा, जो कि भिन्न स्वर के लिए होता है। यहाँ दीर्घ संधि का नियम लागू होता है। दीर्घ संधि के अनुसार जब 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, तो गुरु का उ और उपदेश का उ मिलकर दीर्घ उ बन जाएंगे। तीसरे प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से अश्वधावन्ति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तीसरे का सही आंसर बी है, यानी अश्वधावन्ति, यानी ए बी आंसर सही जो है तीसरे का है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो अश्वधावन्ति संधि विच्छेद अश्व प्लस धावन्ति होता है। इसमें विसर्ग लोप संधि या विसर्ग संधि लागू होती है। चौथे प्रश्न पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण व्यंजन संधि का नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर डी है, यानी राजा प्लस उवाच, यानी राजो उवाच जो है एक व्यंजन संधि नहीं है। शेष इसमें जो है व्यंजन संधि है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजा प्लस उवाच यानी अ प्लस उ, यानी ओ, राजो उवाच ये स्वर संधि है। और स्वर संधि में कौन सा संधि है, तो गुण जो स्वर संधि है वह, यानी अ के बाद अ या आ के बाद
ऊ या ऊ आए तो उसका ओ हो जाता है, यह गुण स्वर संधि है। और गुण स्वर संधि का ट्रिक्स के माध्यम से पहचानना चाहेंगे तो शब्द के बीचों बीच ए, ओ अथवा अंतिम वर्ण की मात्रा में री की मात्रा हो, जैसे देवर्षि इत्यादि में, तो वहाँ गुण स्वर संधि होती है। तो यहाँ देख सकते हैं बीच में ओ आया है, ओ यहाँ पर है, तो ये गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। और यह गुण स्वर संधि न कि व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न 5 नंबर देखें तो इसमें आ प्लस ए इक्वल टू ए, यह सूत्र किस संधि में प्रयुक्त होता है? तो यह वृद्धि संधि का है, यानी यह सूत्र जो होता है वृद्धि का होता है। ओ या आ के बाद ए या ए आए, बड़ा ए आए तो बड़ा ए हो जाता है, यानी वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार से ओ या आ के बाद ओ या औ आए तो इन सबों का औ हो जाता है, यानी इसमें वृद्धि होती है। वृद्धि का यह स्वर संधि के अंतर्गत जो है वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि संधि, यानी सी इसका सही है। यानी इसमें देखें तो यह आ प्लस ए, यह सूत्र वृद्धि संधि में प्रयुक्त होता है। यह नियम स्वर संधि के अंतर्गत आता है, जहाँ ओ या आ के बाद ए या ए आने पर दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी जानकारी संधि के बारे में एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। तो देखें, जो दो वर्णों को यानी दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि की डिफिनेशन होती है, दो वर्णों का जो मेल होता है उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। एक स्वर संधि होती है, और स्वर संधि खुद देखें 5 प्रकार की होती है। और इसके बाद दूसरी जो होती है व्यंजन संधि होती है, तीसरी विसर्ग संधि होती है। तो स्वर संधि के अंतर्गत देखें जो 5 प्रकार की संधियाँ होती है, पहली उसमें दीर्घ स्वर संधि होती है। दूसरी देखें तो गुण स्वर संधि होती है। तीसरी इसमें वृद्धि स्वर संधि होती है। और चौथी यण स्वर संधि होती है। और पांचवी अयादि स्वर संधि होती है। इसमें थोड़ा सा ट्रिक्स भी देखना चाहें तो जो पहली दीर्घ स्वर संधि, इसको पहचानना यदि आपको हो तो शब्दों के बीचों बीच में, यानी जो शब्द रहेगा उसके बीच में या तो आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ होता है, वहाँ दीर्घ संधि होती है। इसको इस प्रकार से पहचान सकते हैं, यानी बीच में यह आना चाहिए, यानी दीर्घ स्वरूप हो जाता है। इसके बाद गुण स्वर संधि को हमने देख लिया था, दूसरा जो प्रकार है। इसके शब्दों के बीच में क्या आना चाहिए? शब्दों के बीचों बीच में जो है ए, यानी बड़ा ए या ओ, और या अंतिम वर्ण में ऋषि की मात्रा हो, अंतिम वर्ण मात्रा अर्थात री की मात्रा हो, ऋषि की मात्रा हो, जैसे देवर्षि इत्यादि में, वह गुण स्वर संधि होता है। वृद्धि स्वर संधि में देखें शब्दों के बीचों बीच में आपके ए होते हैं या औ होता है, यानी शब्दों के बीचों बीच में जो होता है वो ए होते हैं या औ होते हैं। अभी हमने जो गुण स्वर संधि देखा, शब्दों के बीच में जो होता है वो ए वाला ए नहीं, छोटा वाला ए और ओ होना चाहिए। और यहाँ पर जो है ए बड़ा वाला ए और औ होना चाहिए वृद्धि में, यह याद रखना है। दोनों में अंतर यह है कि इसमें छोटा ए और ओ होना, और ओ रहेगा बीच में तो गुण रहेगा, और यह ए रहेगा और रहेगा तो वृद्धि होगा शब्दों के बीचों बीच में। इसके बाद यण संधि को पहचानना हो तो शब्द के बीचों बीच, यानी यण स्वर संधि में शब्द के बीचों बीच में य या व तथा र से पहले आधा वर्ण आए अथवा बीचों बीच में त्र हो तो वह यण संधि होती है। या यूं कहें अंतरस्थ व्यंजन कौन होते हैं? य, र, ल, व से, यानी य, र, ल, व में पहले यदि आधा व्यंजन लटक जाए तो हाँ यण संधि होती है। यानी य, र, ल, व से पहले कोई भी आज आधा जो है व्यंजन आ जाए इसके पहले तो यण स्वर संधि होती है। या बीचों बीच में य व आए तो वहाँ पर भी यण संधि होती है। अयादि देखें, अयादि जो स्वर संधि तो शब्द के बीचों बीच में य और व होते हैं, य व होता है, लेकिन यहाँ पर जो आधे शब्द इसके पहले नहीं होता है, यही इसकी पहचान है। अयादि में कुल 3 शब्द, यानी अयादि में देखें जो शब्दों की संख्या होती है, यानी 99% केस में इसमें 3 ही शब्द से अयादि बने होते हैं, जैसे नयन, पवन, समन, नामक, नायक, गायक, पावन, श्रवण, भावुक इत्यादि, नायिका, गायिका इत्यादि आप पहचान सकते हैं इसको इस माध्यम से। जैसे इसमें एग्जाम्पल के रूप में देखें, अभी हमने पहले प्रश्न में देखा भाव का सही संधि विच्छेद देखें तो इसमें बीच में क्या देख रहे हैं, वह आ गया है और 3 शब्द से बना है तो यह अयादि स्वर संधि है। अभिषेक में देखें तो अभी प्लस सेक है तो यहाँ पर जो है बड़ी की जो है ए के रूप में आ गया है अभिषेक में देखें। यानी इसमें देखें तो ई
ई प्लस ए से ए बना है, इसलिए यहाँ गुण स्वर संधि है। अमररंजन जो यह देखें तो व्यंजन संधि के एग्जाम्पल हैं पहले प्रश्न में ही। और यहाँ पर देखें जो पहला एग्जाम्पल अति प्लस उसमें था, देखें यहाँ पर यर अलावा जो अंतरस्थ व्यंजन उससे पहले आधा जो है आपका वर्ण आ गया है, इसलिए यण संधि के एग्जाम्पल के अंतर्गत अति प्लस उसमें होगा अत्युष्म। दूसरे प्रश्न की पहचान में देखें तो यण संधि के एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इसमें देखें आधा वर्ण कहीं भी नहीं आया है गुरु प्लस उपदेश में, यानी यर अलावा से पहले आधा व्यंजन कहीं नहीं आया है। गुरु जो शब्द देखें तो ऊ है प्लस ऊ यहाँ पर जो बन रहा है, तो यह एग्जाम्पल दीर्घ स्वर संधि के रूप में जा रहा है, न कि यहाँ पर जो है यण स्वर संधि के रूप में होगा, इसलिए यह गलत था दूसरा भी, यानी विकल्प में कोई सही नहीं था। इसके बाद अश्वधावंती को हमने देख लिया था। तीसरे को भी हमने देखा था कि यहाँ पर जो है तीसरे का जो बी था अश्वा प्लस धावंती, यह देखें विसर्ग संधि के एग्जाम्पल के रूप में था। अगला प्रश्न देखते हैं, यह संधि को हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं छठा अंकित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द युग्म नहीं है। इसमें नहीं पूछ रहा है, यानी एक इसमें से जो युग्म सही नहीं होगा शेष सही होंगे। तो इस छठे का सही आंसर देखें तो डी है। डी का मतलब आसक्ति और नास्तिक। आसक्ति और नास्तिक जो है यह युग्म सही नहीं, शेष इसमें सही। अर्थ का यति होगा, आकर्षण का विकर्षण होगा, तम का आलोक होगा। आसक्ति का जो नास्तिक नहीं होता है, बल्कि देखें आस्तिक का नास्तिक होता है, और आसक्ति का जो होती है वो विरक्ति होती है। यानी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, आसक्ति का विलोम विरक्ति या अनासक्ति होता है। तो यह युग्म जो छठा का डी वह गलत युग्म था विलोम की दृष्टि से। सातवें प्रश्न को देखें तो यह कह रहा प्रवृत्ति शब्द का विलोम निम्न से क्या है। तो सातवां का सी है। सी का मतलब निवृत्ति है, यानी प्रवृत्ति का जो विलोम होगा वो निवृत्ति होगा। सी इसका आंसर सही है। सातवें प्रश्न एक्सप्लेनेशन देखें तो प्रवृत्ति का अर्थ किसी कार्य में लगना या झुकाव होना है, जबकि निवृत्ति का अर्थ किसी कार्य से विरत होना या हटना है। इसलिए इसका सही उत्तर सही विलोम यह है प्रवृत्ति का निवृत्ति। यानी प्रवृत्ति का अर्थ झुकाव है और निवृत्ति का अर्थ जो है विरत होना है, तो प्रवृत्ति का जो निवृत्ति विलोम है। आठवें प्रश्न को देखें तो आठवां किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, यानी इसमें एक सही विलोम युग्म होगा, शेष इसमें गलत होंगे। तो करुण का निष्ठुर यह पहला इस सही है, शेष इसमें गलत है। आस्तिक को हमने देख लिया नास्तिक होता है, अधार्मिक धार्मिक का धार्मिक होता है। संकल्प यहाँ जो लिखा है संकल्प का विकल्प होता है, अकल्प नहीं होता है। सुदूर का विस्तार जो है यह दोनों जो है समानार्थी शब्द में आ जाएंगे, तो पहला इसमें सही है। करुण का निष्ठुर विलोम युग्म सही है। आठवें प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देखें तो आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है, संकल्प का विलोम विकल्प होता है, और सुदूर का विलोम देखें समीप या निकट होता है। इसके बाद नौवें प्रश्न में देखें तो नीचे दिए गए बाईं ओर के शब्दों को, यानी यहाँ लिखा है नीचे दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। यानी यह शब्द विलोम दिया मैचिंग कराना, इसका मतलब यह है, और विकल्प रूप में यहाँ दिया गया है। तो इसका नौवें का सही आंसर बी बन रहा है। बी का मतलब यहाँ देखें अस्थावर का जो जंगम होगा, और जड़ का देखें तो वह चेतन है, और अचल का देखें तो सचल है, और चंचल का देखें तो एकाग्र होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। विलोम की दृष्टि से मैच कराना, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए इसमें संधि संबंधित कुछ और प्रश्नों को 5 प्रश्नों को इसमें शामिल कर लेते हैं। तो देखें जो महेंद्र में कौन सी संधि है, तो इसका सही आंसर देखें तो बी है। बी मतलब गुण संधि है, यानी गुण संधि को हमने देख लिया था। गुण संधि के शब्द के बीचों बीच में जो ए या ओ आए तो वहाँ पर जो होता है गुण संधि होती है। तो देख सकते हैं बीचों बीच में जो ह है उस पर यह ए की मात्रा है। तो इस प्रकार से ये गुण संधि या गुण स्वर संधि है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करें, यानी इसको ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया कि शब्दों के बीचों बीच में ए होना चाहिए या ओ आए, तो वहाँ पर जो आपकी गुण स्वर संधि होती है, अथवा री की मात्रा भी बीच में आना चाहिए। जैसे कि देवर्षि है, इसमें री की मात्रा आया है, वहाँ भी गुण स्वर संधि है। या इसको ज़्यादा डिटेल में करें तो ये होता है ओ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो इसका ए हो जाता है, या अ या आ के बाद यदि ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है, और ओ और आ के बाद जो है री आए, ऋषि वाला री आए तो अर हो जाता है। तो वहाँ पर गुण स्वर संधि होती है। नेक्स्ट इसमें 2 नंबर में देखें कितने से वीरोदार्य शब्द संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका डी है। वीर प्लस औदार्य है।
यानी इसमें देखें कौन सी संधि है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें वृद्धि है। वृद्धि का मतलब यानी इसको ट्रिक से हमने देखा था कि शब्द के बीचों बीच में आपका ए और आओ आए तो वहाँ जो होती वृद्धि होती थी। यहाँ देख सकते हैं कि इसमें बीचों बीच में क्या है, आओ आया है। तो यह जो आपका वृद्धि है यानी वीर यानी अ प्लस औ है, तो यह जो आपका अ हो गया है। यानी इसमें नियम ये होता है, नियम को भी देख लें तो यह होता है अ या आ के बाद ए या ए आए तो इसका बड़ा ए हो जाता है। अ या आ के बाद ओ या औ आए तो यह औ हो जाता है। ऐसी यदि दशा है तो वहाँ वृद्धि स्वर संधि होती है। इसमें तीसरा नंबर प्रश्न देखें तो यह निम्नलिखित में विप जाल में कौन सी संधि है, तो इसका ए है यानी गुण संधि है। सॉरी, तीसरे का जो है बी है यानी व्यंजन संधि इसमें है। मतलब यह है कि इसमें स्वर संधि के अंतर्गत गुण दीर्घ और वृद्धि अंतर नहीं है, बल्कि इसमें जो है विप जाल यह जो है आपका वो व्यंजन संधि होगी। इसमें व्यंजन संधि की परिभाषा को यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। तो व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे देखें एक एग्जाम्पल वाग जाल होता है, तो वाग जाल का संधि विशेष जो होता है वाक प्लस जाल होता है। इसमें जो होता है च वर्ग का जो तीसरा वर्ण है वो ज में चेंज हो जाता है। तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना कि व्यंजन संधि की उदाहरण में विपचाल है, क्योंकि यह स्वर संधि के किसी नियम में फिट नहीं होगा। याद रखें स्वर संधि के पांचों नियम को हमने बता दिया किस प्रकार से पहचाने की, तो उसमें फिट नहीं होता है। तो तीसरा प्रकार विसर्ग। विसर्ग का मतलब विसर्ग वाला आपका आना चाहिए संधि विच्छेद में। यदि वो नहीं होता तो अपने आप व्यंजन संधि आप कर सकते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए निम्नलिखित किसमें वाक प्लस ईस की संधि है, तो चौथे का ए है यानी वागीस है। यानी वाक यानी अ प्लस ई है, तो इससे बना क्या है यानी बड़ी ई ही बनेगा। यानी अ हो या आ हो इसके बाद ई या बड़ी ई आए तो बड़ी ई बनता है। और ये दीर्घ संधि के एग्जाम्पल है। यानी इसमें यह था कि शब्दों के बीचों बीच में आ आए या बड़ी ई आए बड़ाऊ ऊ होता है तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। शब्दों के बीच में देखें क्या आपका है, यहाँ देख सकते हैं यह बड़ी ई है, यानी यहाँ जो है दीर्घ स्वर संधि है और इसका संधि विच्छेद ये होगा। अगला इसमें देख सकते हैं यह है कि यण संधि का उदाहरण है। यण संधि को हमने पहचान के रूप में बताया था कि जब शब्दों के बीचों बीच में य या व आए तथा र से यानी य व र से पहले आधा वर्ण आए अथवा बीचों बीच में त्र हो तो वहाँ यण संधि होती है। बीच में त्र आ जाए या य र ल य व र से पहले आधा वर्ण आ जाए तो वहाँ पर जो होती है यण संधि को पहचाने जा सकती है। कहने का मतलब य र ल व यानी जो अंतरस्थ व्यंजन है से पहले यदि आधा व्यंजन लटक जाए इससे पहले तो यहाँ यण संधि होता है। तो यण संधि का इसमें एग्जाम्पल देखें तो क्या बन रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं व्यर्थ है, क्योंकि आधा देखें य से पहले आधा य वर्ण आया है तो ये व्यर्थ जो है ये यण संधि है। और इसमें जैसा कि देखें विद्यालय में जो है दीर्घ संधि है, विद्या प्लस आलय होगा। और भवन में देखें तो यहाँ वो है, तीन शब्दों का यह है, इसमें भी यह आया है वो और ये आया है, लेकिन इससे पहले जो है आधा व्यंजन नहीं है इसलिए ये आयादी हो जाएगा। यानी भव प्लस अन यानी अ ओ औ के बाद भिन्न स्वर आए तो यहाँ और एकाएक देखें तो इसमें वृद्धि हो गई यानी आय की मात्रा हो गई, तो यहाँ वृद्धि इसको पहचाना जा सकता है। सारे एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं इसमें। अब इसमें पर्यायवाची शब्दों को भी जोड़ लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? कौन्तेय है, पार्थ है, धनंजय है, नारायण नहीं है। नारायण जो है वह भगवान विष्णु का पर्यायवाची बनेगा। तो यहाँ पर देखें तो नारायण जो है वह अर्जुन का पर्यायवाची नहीं, जबकि कौन्तेय है, पार्थ है, धनंजय है। 14 नंबर देखें तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो मनोभव है। इसके बाद देखें अदेह भी है, कंदर्प भी है, निस्सीम जो है यह कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। यानी अदेह का मतलब दे सकते हैं इसका देह न हो। जब भगवान शंकर जी ने उनको भस्म कर दिया था तो बिना देह के रूप में ही थे। बाद में जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया था, भगवान कृष्ण के रूप में आए थे,
तो उन्हीं के पुत्र जो है प्रद्युम्न के रूप में जो कामदेव का देह मिली थी, तो इनको अदेह भी कहा जाता है। इसके बाद मनोभव भी इनको कहा जाता है, कंदर भी कहा जाता है, मार भी कहा जाता है, लेकिन निस्सीम जो है यह कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। अगला चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसमें 15 नंबर देखें तो यह है जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका बी जो है सुरसरी, ये जाह्नवी है, यानी गंगा जी के पर्यायवाची में ये शामिल है जाह्नवी, क्योंकि जाह्नवी जो एक ऋषि थे उन्होंने जो है गंगा जी को जो है वह पी लिया था, इसके बाद जांग से उन्होंने उनको छोड़ा था, इसलिए जाह्नवी गंगा जी कहलाते हैं। सुरसरी जो है गंगा जी के पर्यायवाची, सुरसरी का मतलब जो स्वर्ग से आई नदी हैं, तो वह जाह्नवी की पर्यायवाची ये सुरसरी हैं। यानी 15 का भी हैं, संसार नहीं है, जहन्नुम नहीं है, जानने वाली नहीं है, यह जो सुरसरी है जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद 16 नंबर देखें तो यह मरकट का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो यह बंदर हो जाएगा, यानी सी, बंदर जो होता है इसको मरकट, यानी बंदर को मरकट भी कहते हैं, तो यह मरकट जो है वह बंदर का पर्यायवाची है, जबकि पानी, पुत्र और मित्र के पर्यायवाची मरकट नहीं है। तो इसका सब बहुत आसान प्रश्न मरकट के बंदर के पर्यायवाची के अंतर्गत है। नेक्स्ट इसमें देखें तो ये 17 नंबर निम्नलिखित में से उद्धार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान रखना इसमें नहीं पूछ रहा है, यानी एक टेस्ट में नहीं होगा, शेष इसमें होंगे। तो 17 का डी है, डी का मतलब आरोह, आरोह जो है उद्धार का पर्यायवाची नहीं, शेष इसमें है। उद्धार का मतलब निस्तार पर्यायवाची है, अपमोचन पर्यायवाची, निर्वाण भी उद्धार का पर्यायवाची, लेकिन आरोह जो है वह उद्धार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे यानी अगले प्रश्न में देखें तो ये पूछ रहा है जगत में कौन सा लिंग है, जगत में लिंग पूछ रहा है कौन सा है। तो यहाँ पर लिंग के बारे में, हिंदी के लिंग के बारे में जान लेते हैं। यानी जो जेंडर होता है हिंदी में 2 प्रकार का होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, दूसरा पुल्लिंग, यानी एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, यानी एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं। इनकी पहचान के लिए ट्रिक्स हमने कल के लेक्चर में चर्चा किया था, यहाँ पर भी देख लें। पुल्लिंग व स्त्रीलिंग जानने के लिए उससे पहले, यानी पुल्लिंग जानना है कि कोई शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है जानने के लिए उसके पहले विशेषण लगाकर पहचाना जा सकता है। यदि विशेषण जो है पुल्लिंग का लग जाए तो वह शब्द पुल्लिंग का हो जाएगा, और यदि विशेषण जो स्त्रीलिंग का लगेगा तो वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। जैसे इसी को देखते हैं, जगत है, जगत को इससे पहले कोई विशेषण लगा कर देखते हैं। जैसे बड़ा जगत, यानी बड़ा जगत है, तो बड़ा शब्द क्या है, पुल्लिंग का विशेषण लगा है, तो बड़ा जगत हो पुल्लिंग हो जाएगा अपने आप। बड़ी जगत नहीं कर सकते हैं, या विशाल जगत या सुंदर जगत, तो यहाँ पर जो शब्द लग रहे हैं जगत में वो पुल्लिंग के विशेषण लग रहे हैं, इसलिए जगत जो हो जाएगा वो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखें तो अनावृत्त किसे कहते हैं, तो 26 का सही आंसर देखें तो बी बनेगा, जो ढका न गया उसे अनावृत्त कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं तो यह किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी ए पूछ रहा है कि किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसका सही आंसर ए है, यानी ये सभी जो है स्त्रीलिंग नहीं है। जैसे नींबू है, दही है, केला जो है यह स्त्रीलिंग नहीं यानी पुल्लिंग है, यानी इसको आप विशेषण लगा देख सकते हैं। यानी शेष इसमें ए जो है यहाँ पर जो स्त्रीलिंग शब्द इसमें दिए गए हैं, लेकिन नींबू, दही, केला में जो है स्त्रीलिंग नहीं है। जैसे नींबू को आप चेक करें, कोई भी नींबू को देखें, खट्टा नींबू, तो नींबू खट्टी नींबू नहीं होता है। दही देखें तो खट्टी दही, यहाँ खट्टा दही होता है। केला देखें तो बड़ा केला, बड़ी केला नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पे जो इसके विशेषण सारे जो है पुल्लिंग के लग रहे हैं, इसलिए इसमें स्त्रीलिंग है, इसको आप स्त्रीलिंग के रूप में पहचान सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखें तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए, तो इसका यही है, यानी स्त्रीत्व, यानी ये देखिए बहुत ही विरोधाभास होगा। पुल्लिंग शब्द जो स्त्रीत्व है, यानी स्त्री के अंदर जो गुण स्त्रीत्व है वो पुल्लिंग है। और बकिया दाल देखें तो, और फारसी देवनागरी इत्यादि देखें तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर प्रश्न में देखें तो ये कह रहा बलि यानी छोटी की मात्रा, और ये बलि युग्म का युग्म अर्थ है, यानी इसका पूछ रहा है कौन सा अर्थ है। तो इसमें यही है, इस बलि मीन्स बलिदान है, और इस बलि मीन्स वीर है। जैसे महाबली में ये शब्द होता है, और बलिदान ये बलिदान होता है। जैसे देख सकते हैं बलि शब्द इसमें जोड़ा गया है, ये बलिदान है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ रहा, ये समश्रुत अर्थ के अंतर्गत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में देखें तो ये इनमें से अभय उभय शब्द युग्म सही, यानी इसमें से अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका सही आंसर देखें डी है। इसमें अभय मतलब निर्भय होता है, और उभय का मतलब दोनों होता है। तो ये सही शेष इसमें गलत है, ये जो सभी तीनों ऊपर दिए गए हैं।
नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो ये है, नेक्स्ट में यहाँ पर आ जाएगा आपका मुहावरे और लोकोक्तियाँ करा। कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका सी है बुरे काम में बुरा परिणाम। बुरे काम में बुरा परिणाम जो है कोयले की दलाली में मुंह काला होने की लोकोक्ति का अर्थ है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो ये निम्न में से प्रत्यय से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। इसमें अशुद्धियाँ पूछ रहा है, किसमें प्रत्यय से संबंधित अशुद्धियाँ हैं, तो डी में है। डी का मतलब उपरोक्त सभी में जो है, उपरोक्त सभी में जो है प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं। इसमें इत्यादि में छोटी की मात्रा रहेगी। निर्धनी नहीं होता निर्धन होगा, देहिक नहीं दैहिक होता है यह। तो इस प्रकार सभी में अशुद्धियाँ यह है। प्रत्यय संबंधी, प्रत्यय और उपसर्ग होता है। प्रत्यय मतलब जो शब्द के बाद में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं, और जो शब्द से पहले लगते हैं उपसर्ग होते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध वाक्य को देखना है, एक ही इसमें अशुद्ध होगा। तो 41 के बी है, रामायण सब हिंदू मानते हैं। रामायण सब हिंदू मानते हैं, यह अशुद्ध वाक्य है। जबकि त्रिशा क्रोध से भरकर बोली सही है। इतनी देर में आप क्यों आए, क्वेश्चन मार्क चाहिए। इसका उत्तरदायित्व मुझ पर, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए रामायण जो है ये एक धार्मिक बुक है जिसमें हिंदू धर्म का आस्था होती है, न कि मानने की बात आती है। और यहाँ सब शब्द भी इसमें जोड़ दिया गया है, तो ये गलत है। शेष इसमें सही है 41 में। 42 नंबर देखें, निम्न में से शुद्ध शब्द है। इसमें पूछ रहा है कौन सा शुद्ध शब्द है, तो 42 का यही शुद्ध शब्द है, यानी सुहागिन इसमें शुद्ध है। शताब्दी देखें तो ये गलत है। दुष्कर में ये पूरा स बना दिया है। साधुनी नहीं होता, साध्वी होता है, ये गलत लिखा है। और शताब्दी भी यहाँ एक गलत शब्द लिख दिया है। चलिए कुछ और प्रश्नों को जल्दी से देखते हैं। तो इसमें यह है, अधिक काठी होना मुहावरे का अर्थ है। अधिक काठी होना मुहावरे का जो अर्थ है 34 का वो सही आपका बी है, जरूरत से ज़्यादा होना। अधिक काठी होना का मतलब जरूरत से ज़्यादा होना। नेक्स्ट स्थिति में सांप निकल जाने पर लकीर पीटना, यानी सांप निकल जाने पर लकीर पीटना कहावत का अर्थ बताइए। तो 35 का सी आंसर, अवसर निकल जाने के बाद पछताना या व्यर्थ प्रयास करना जो है इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो 36 नंबर है। 36 है कि एक के दूने से 100 के सवाए भले। एक के दूने से 100 के सवाए भले कहावत का अर्थ बताइए। तो 36 का सही आंसर बी है, अधिक मुनाफे पर कम माल बेचने की अपेक्षा कम मुनाफे पर अधिक माल बेचना सही है। 37 नंबर प्रश्न देखें तो घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध कहावत का अर्थ क्या है। तो 37 का सही आंसर सी है, निकट का गुणी व्यक्ति कम सामान पाता है पर दूर का अधिक पाता है। 38 नंबर प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें पूछ रहा है एक शब्द इसमें शुद्ध होगा। तो 38 में सही आंसर जो है डी है। डी का मतलब सहाद्री जो ये सही है, सरिंद्री गलत है, वाल्मीकि गलत है, आध्यात्मिक गलत है, जबकि सहाद्री इसमें सही है। यानी 38 का सही आंसर जो हुआ डी है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में कितने शब्दों की वर्तनी सही नहीं है। यानी 40 नंबर प्रश्न देखें तो इसमें जो विकल्प दिया गया है उसके हिसाब से देखें तो 3 शब्दों की जो वर्तनी इसमें सही नहीं है। यानी पूछ रहा है कि कितने शब्दों की वर्तनी सही नहीं, तो इसमें 3 शब्द जो है, यानी इसमें शब्द कितने 4 है, इसमें एक सही है, बकिया 3 इसमें गलत है। इसमें पहला ही सही है, मत्स्य सही है, दंपत्ति एक गलत है, टेलीविजन लिखा है, टेलीविजन एक गलत है, शाबाश भी गलत है। उपरोक्त प्रश्नों की थोड़ी व्याख्या देख लें। सैरेंद्री का शुद्ध शब्द ए सैरेंद्री यह है। वाल्मीकि का ये बड़ी की मात्रा यहाँ हो जाती है। आध्यात्मिक में यहाँ जो आध्यात्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होता है। इसमें देखें शुद्ध शब्द में उपरोक्त का उपयुक्त होता है। प्रदर्शनी दवाइयाँ का ये दवाइयाँ इसमें शुद्ध होती है। यहाँ पर देखें जो दंपत्ति, इस प्रकार से दंपत्ति लिखा जाता है। टेलीविजन ये टेलीविजन होता है। शाबाश इस प्रकार शाबाश लिखा जाता है। चलिए 41 नंबर देखते हैं। तो 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें 41 में एक शब्द शुद्ध यानी डी है। कृषि हमारी व्यवस्था का आधार ये सही है। इसमें देखें तो ए बी सी गलत है। हिंदी के प्रकार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, गलत है। सीता ने गीता की 2-4 लड़ियाँ गाई, ये भी गलत है। पवित्रता नारी को छूने को उत्साह कौन करेगा, पतिव्रता नारी को छूने को उत्साह करेगा, गलत है। इसको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन देखें तो हिंदी के प्रकार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, बड़ी बड़ी बाधाएं। सीता ने गीता की 2-4 लड़ियाँ गाई, बल्कि कड़ियाँ होती है। पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा, दुस्साहस यहाँ होगा, दुस्साहस यहाँ पर, और लड़ियाँ की जगह कड़ियाँ होगी, और बड़े बड़े संकट बड़ी बड़ी बाधाएं यहाँ पर रहेगा। 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 42 नंबर यह निम्नलिखित में वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। इसमें एक अशुद्ध है, बकिया शुद्ध रहेंगे। तो 42 का सही आंसर सी है, मतलब ऐतिहासिक इसमें जो है ये शुद्ध है, जबकि अनुषंगिक जो है यह गलत है। आध्यात्मिक ये गलत है।
इसमें अशुद्ध शब्द अशुद्ध का मतलब ऐतिहासिक इसमें अशुद्ध है, आनुषंगिक सही है, आध्यात्मिक सही है, दायित्व सही है, ऐतिहासिक ऐतिहासिक लिखा है, ये गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो ये शुद्ध शब्द ऐतिहासिक का शुद्ध रूप ऐतिहासिक होता है, यानी ये शुद्ध है। इसके बाद 43 इसमें देख सकते हैं, यह है कि दूसरे गांव का साहूकार तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है, यानी दुष्चरित्र का सही इसमें पूछ रहा है। तो 43 का एक है, दुष्चरित्र ये होता है, न कि इस प्रकार से दुष्चरित्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो मीराबाई द्वारा रचित पदों की प्रमुख भाषा शैली क्या थी। मीराबाई द्वारा रचित शब्दों की प्रमुख भाषा शैली क्या थी। 44 का सही आंसर जो ए यानी ब्रज भाषा में जो है मीराबाई जो हैं वो अपनी रचनाएं लिखी हैं, यानी इनकी भाषा शैली जो है ब्रज भाषा है मीराबाई की।